गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लाइमेट चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ जिसका टॉपिक का नाम है क्लाइमेट कंट्रोल एंड जेट स्ट्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्लाइमेटिक कंट्रोल are the factor that control the variation in temperature in the climate of India। कहने का मतलब हुआ कि इंडिया के क्लाइमेट में अगर किसी भी प्रकार का वेरिएशन देखने को मिलता है, अगर इंडिया के क्लाइमेट के टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का वेरिएशन चेंजेस देखने को मिलता है तो उसको कंट्रोल करने का काम क्लाइमेटिक कंट्रोल करता है। कैसे करता है तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहला आपका है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है, इस चीज को समझते हैं। लैटिट्यूड क्या है तो कहता है कि एज द अर्थ इज राउंड सनलाइट डज नॉट रीच एवरीवेयर इक्वली। क्योंकि पृथ्वी जो है वो राउंड है, इसके वजह से सनलाइट जो है वो हर जगह इक्वली नहीं पहुंच पाता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे, पोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वहां का टेम्परेचर और कम होते चला जाएगा। जैसे हम बता देते हैं, मान लीजिए कि ये आपका इक्वेटर है, ये आपका क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री पर, और इसके ऊपर हो गया नॉर्थ पोल और इसके नीचे हो गया साउथ पोल। तो कहने का बच्चों मतलब हुआ कि ये इक्वेटर से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ पोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, या फिर इधर हम साउथ पोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होते चला जाएगा। द टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। समझ में आ गया। अब इसके भी कुछ कारण है कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ता है, या फिर नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर ठंडा सबसे ज्यादा क्यों पड़ता है। तो इसके भी बच्चों कुछ कारण है। क्या कारण है तो समझते हैं। क्या पहला पॉइंट देखिए, कहता है कि near the pole of the sun, rays are spread over a larger surface area than the equator and therefore do not have the same intensity। कहता है कि पोल पर जो सनरेज होता है वो लार्ज सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है देन द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर पर ऐसा नहीं हो पाता है। अब इसका रीजन है कि सर पोल पर क्यों स्कैटर्ड हो जाता है, पोल पर जो सनरेज है वो क्यों स्कैटर्ड हो जाता है, या फिर इक्वेटर पर स्कैटर्ड क्यों नहीं हो पाता है। तो इसके एक मुख्य कारण है क्या, तो डिस्टेंस। इसके मुख्य कारण क्या है बच्चों, डिस्टेंस। कहता है कि पोल्स पर और सूर्य से, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मेरा सन है, यहाँ पर क्या है, सन है, और ये जो है वो पोल से लॉन्ग डिस्टेंस पर क्या है, स्थित है। जो सूर्य है वो वहां से जो डिस्टेंस पड़ता है पोल का वो सबसे ज्यादा लंबा है। इस वजह से लंबे जगहों पर रोशनी को आने में समय लगता है, पहला चीज। और जब वो दूर से आती है तो कोई भी चीजें एक समय आकर के स्कैटर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर भी पोल पर क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रेंज पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं लार्ज एरिया पर। लेकिन जब हम बात करेंगे किसका, जब हम बात करेंगे इक्वेटर का, इस चीज का जब हम बात करेंगे, when we will talk about the equator, then we will found that it is the short distance from the sun। क्योंकि ये बहुत कम दूरी होता है इसके सन से, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी स्मॉल एरिया पर पड़ती है, और इस कारण इक्वेटर जो होता है वो गर्म होता है इन कंपैरिजन टू पोल्स। तो दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि पोल्स पर और इक्वेटर पर टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है। तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होने का कारण सिर्फ एक है, दैट इज द डिस्टेंस।
क्योंकि पोल पर लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता है, इस वजह से सूर्य की किरणें फ्लैटेड हो जाती हैं, और क्योंकि इक्वेटर पर शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है, इस वजह से जो रेज है वो फ्लैटेड नहीं हो पाती है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग घर में डे पर डे हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर किसी देखिएगा दीवार पर अगर हम नजदीक से टॉर्च मारें तो क्या होता है, उसका लाइट ज्यादा स्कैटर्ड नहीं करता है, कुछ दूर में करता है। लेकिन जब हम वही टॉर्च को एक डिस्टेंस से जब हम दीवार के तरफ लाइट करते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है पोल्स और इक्वेटर पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोला कि the equatorial region are slightly closer to the sun and therefore warmer। ये बात हम समझा दिए। आगे बोला कि less heat is lost to the atmosphere near the equator due to the fact that there is a less distance for the sun rays to pass through। कहता है कि जो गर्मी होता है, लेस हीट इज लॉस्ट टू द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में जो हीट होता है वो अपने आप को लॉस्ट कर लेता है नियर द इक्वेटर ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज अ लेस डिस्टेंस फॉर द सन रेज टू पास थ्रू। क्योंकि उसका दूरी जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है, इस वजह से उसका हीट क्या होता है, वहीं पर लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट होने का मतलब कि यही इक्वेटर तक ही सिर्फ मौजूद रह जाता है, 0 डिग्री के ज्यादा दूर तक स्कैटर्ड नहीं कर पाता। तो यहाँ तक समझ में आया। अब एक बात और जिसमें बच्चों देख लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से लगकर पास होता है। भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जहां से 7 से 8 राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमको जानना है कि शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पर होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, वेस्ट में रन ऑफ कच्छ पड़ता है, वहां से इक्वेटर शुरू होता है, और ईस्ट में मिजोरम में जाकर के खत्म हो जाता है। अब ये जो बच्चों रन ऑफ कच्छ है, ये कहाँ पड़ता है, रन ऑफ कच्छ कहाँ पड़ता है, तो ये बच्चों पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा लैटिट्यूड का मामला, कि पोल पर क्यों सनरेज फ्लैटेड कर जाता है जबकि इक्वेटोरियल रीजन पर फ्लैटेड नहीं हो पाता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। नाम से ही पता चल रहा है, आप लोग मैथ में इस चीज को पढ़े होंगे कि एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट के नाम से भी जानते हैं। एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, कहता है नॉर्मल भाषा में समझेंगे, कहता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होते चला जाता है। उसके बाद एक बात और, मतलब हर एक 100 मीटर पर जैसे ही एक 100 मीटर हम पहुंचे वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके आगे 100 मीटर हम लोग पहुंचेंगे तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कहने का कि इस पिक्चर को देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दैट मीन्स कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ। और जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, डेट मीन्स हम एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं। इसीलिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिमालय, हिमालय पर्वत पर जब हम चढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होते चला जाता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, हमें सफोकेशन होने लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर जैसे जैसे हम किसी भी पर्वत के ऊपर या किसी भी हाइट पर हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होते चला जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग अपने स्कूल्स नेचर पे ले लेते हैं कि देखिए, हम लोग ग्राउंड फ्लोर से अगर हम लोग को 4th फ्लोर पे जाना हो,
ग्राउंड फ्लोर से अगर फोर्थ फ्लोर पे जाना हो तो जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हम लोग को थकावट महसूस होने लगता है। जब हम फाइनली फोर्थ फ्लोर पे चले जाते हैं तो सांस ऊपर नीचे होने लगता है कि अरे हम तो थक गए इतना ऊपर चढ़ने में। हम थकते नहीं हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस ऊपर की तरफ करते चले जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते चला जाता है और जब टेम्परेचर कम होते चला जाएगा तो ऑक्सीजन का मात्रा भी कम होते चला जाएगा। लेकिन देखते हैं जब हम ग्राउंड फ्लोर पर हम कितना भी दूर चल लें, कितना भी डिस्टेंस को कवर कर लें, हमें सफोकेशन नहीं होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होते चला जाएगा हर 100 मीटर पर। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट यहाँ बोल दिया, डेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया। कहने का बच्चों मतलब हुआ कि जो सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट इंडिया में जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको बीच में ही रोकने का काम जो है वो हिमालय रेंज करता है। क्योंकि देखते हैं कि हिमालय रोक लेता है तो वहां पर बर्फ पड़ने का आशंका सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो एकदम दिमाग में यहाँ से एमसीक्यू बनता है। इस पॉइंट से आपका बच्चों एमसीक्यू तैयार होगा कि सेंट्रल एशिया से जो हवा आती है सब कॉन्टिनेंट या इंडिया में उसको रोकने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर होगा हिमालय। तो इस बात को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट में लिखें, हम वहां पे क्लियर जरूर करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। प्रेशर को दो भागों में बांट दिया गया, एक होता है लो प्रेशर और एक होता है हाई प्रेशर। अब स्लाइड में देख रहे होंगे कि लो प्रेशर के नीचे हम इक्वेटर लिखे हैं और हाई प्रेशर के नीचे हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लिखे हैं। सर ऐसा कैसे? लो प्रेशर और इक्वेटर पे पॉसिबल है क्या? या हाई प्रेशर नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ये पॉसिबल है क्या? तो हाँ, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है इसको हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। तो कैसे पॉसिबल है बच्चों, देखिए अब आपको हम बताते हैं। अब ये जो लो प्रेशर है ये इक्वेटर पर क्यों क्रिएट होता है? लो प्रेशर जो है वो पोल पर क्रिएट क्यों नहीं होता है? तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड। और क्योंकि इक्वेटर है तो इक्वेटर पे जो ग्राउंड है वो क्या होगा? गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा, हीट होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। लेकिन इसके ऊपर हवाएं भी तो चल रही हैं। इसके ऊपर हवा भी तो चल रहा है। तो जब हवा चल रहा है तो ये क्या करेगा? गर्म ग्राउंड को अपने साथ एब्जॉर्ब करने का काम करेगा और हवा क्या हो जाएगी? फिर गर्म हो जाएगी। फिर से समझाते हैं। इक्वेटर पर जो जमीन है वो गर्म है, उसके ऊपर बच्चों हवा चल रही है। क्या चल रही है? हवा चल रही है। तो हवा क्या करेगा? वो तपती हुई जमीन के गर्मी को अपने में ऑब्जर्व करने का काम करेगा और वो क्या करेगा? जब जैसे ही हवा एब्जॉर्ब होगा, हवा में गर्मी एब्जॉर्ब होगा, हवा ऊपर की तरफ जाएगी। किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर क्या क्रिएट कर देगी? लो प्रेशर क्रिएट करेगी। समझ में आया? नहीं आया होगा, एक बार फिर समझते हैं। जब गर्म जमीन को हवा उसके गर्मी को एब्जॉर्ब करके जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो क्या करती है? जमीन को ठंडा कर देती है और ठंडा करने के बाद वहां पर क्या क्रिएट करेगी? लो प्रेशर क्रिएट करेगी। अभी हम लोग आगे का स्लाइड में ये चीज और अच्छे तरीके से समझेंगे। उसी प्रकार
नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होता है सर? इस बात को समझते हैं। यहाँ पर जो जमीन होगा वो क्या होगा? ऑलरेडी कोल्ड होगा। क्या होगा? ऑलरेडी ठंडा होगा। और जब कोई जमीन क्या होता है? ठंडा होता है, तो किस प्रकार का प्रेशर रिलीज करता है? तो हाई प्रेशर रिलीज करता है। इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बढ़ते हैं आगे। अब एक आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस ड्राइंग को, इस मैप को देखिए। ये जो विंड है ना, ये जो विंड आप देख रहे हैं ये विंड है। ये इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्ली विंड। क्या कहते हैं? वेस्टर्ली विंड। इस विंड को क्या कहते हैं? ईस्टर्ली विंड। क्या कहते हैं? ईस्टर्ली विंड या ईस्टर्ली ट्रेड विंड भी कहेंगे। अभी आगे हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। फिर इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। इसको बच्चों क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। अब सर ये ईस्टर्ली वर्ड क्या होता है? ईस्टवर्ड तो सुने थे, बचपन से सुने हैं, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड। सर ये तो हम लोग सुने हैं। ये ईस्टर्ली क्या होता है? जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। अब हम लोग दोनों को कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ईस्टर्ली और ईस्ट वर्ड को कंपैरिजन करेंगे। अब सर ये कैसे समझ में आएगा? तो चलिए सबसे पहले ईस्ट वर्ड को समझते हैं। कहता है कि विंड ईस्ट के तरफ से फ्लो कर रहा है। मतलब ईस्ट डायरेक्शन से जब विंड फ्लो करता है किसी अलग डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग ईस्टवर्ड कहते हैं। ईस्टर्ली क्या होता है? विंड ईस्ट से फ्लो कर रहा है। विंड कहां से फ्लो कर रहा है? ईस्ट से फ्लो कर रहा है। अब समझते हैं दोबारा एक बार कि जो ईस्टवर्ड है वो है कि विंड ईस्ट के तरफ, विंड किधर फ्लो कर रहा है? ईस्ट के तरफ फ्लो कर रहा है। और ईस्टर्ली का मतलब होता है कि ईस्ट के तरफ से फ्लो कर रहा है। तो दोनों में अंतर है। मतलब हवा मेरे तरफ आ रही है तो हो गया ईस्टवर्ड, हवा मेरे तरफ से जा रही है तो हो गया वो ईस्टर्ली। याद रहेगा? तो ये बातें समझ में आई होंगी कि ईस्टर्ली या वेस्टर्ली या नॉर्थ ईस्टर्ली विंड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ बातें बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर। अभी हम बताएं, एक हाई प्रेशर होता है और एक लो प्रेशर होता है। इन दोनों डायग्राम में हम लोग देखेंगे। इस दोनों डायग्राम पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाई प्रेशर में कहता है कूल सिंकिंग एयर, दिस कॉज क्लियर स्काई। जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो ये आसमान को क्या कर देता है? क्लियर कर देता है। आसमान को क्या करता है? क्लियर कर देता है। ये देखिए एंटी साइक्लोन यहाँ दिख रहा है ना बच्चों, एंटी साइक्लोन। ये पूरी तरह से क्या किया है? आकाश को साफ कर दिया है, स्काई को क्लियर कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब एक चीज देख रहे होंगे आप कि हाई प्रेशर में ये जो कन्वर्जेंस है एयर का, ये इस तरह से नीचे की तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। क्यों नहीं होगा? अभी हम लोग समझे। जब इक्वेटर से जब गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं और लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ऊपर की तरफ जाती हैं। तो उसी प्रकार जब पोल्स पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो नीचे की तरफ मतलब इक्वेटर की तरफ क्या होंगी? हवाएं डाइवर्ज करेंगी। तो याद रखना ये दो चीज कि जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो स्काई को क्लियर करने का काम करता है। लेकिन अगर वही वहां पर क्रिएट क्या कर दे? लो प्रेशर क्रिएट कर दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग एयर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दिस कॉज अनस्टेबल वेदर एंड precipitation। ये वेदर को क्या करता है? अनस्टेबल कर देता है। डेट मीन्स वेदर को यहाँ मानसून लाने का काम करता है। जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो मानसून आने का काम करेगा। आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। बढ़ते हैं आगे। विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम पोल
इक्वेटर। विंड हमेशा पोल से इक्वेटर की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। इक्वेटर से पोल की तरफ नहीं बढ़ेगा, पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ता है। मतलब हाई प्रेशर से किधर जाएगा, लो प्रेशर की तरफ हवा बढ़ेगा। हाई प्रेशर से किधर जाएगा, लो प्रेशर की तरफ हवा बढ़ेगा। याद रखना है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बढ़ रहा है। अब इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। इंडिया कहां पर लाई करता है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड में लाई करता है। ये देखिए यहाँ पर, ये अभी हम लोग जो पढ़े, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, यहाँ पर इंडिया लाई करता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाई प्रेशर होता है तो डाइवर्जिंग एयर होता है। डेट मीन्स वो क्या करता है, स्काई को क्लियर करने का काम करता है। और जो लो प्रेशर, डेट इज द कन्वर्जिंग एयर, जब क्रिएट होता है तो वो क्या करता है, वेदर अनस्टेबल करने का काम करता है। अभी हम लोग बच्चों पढ़े कि इक्वेटर पर लो प्रेशर क्यों होता है। अभी हम लोग जस्ट अभी हम लोग पढ़े। अब आते हैं इसको डिटेल में देखते हैं। एक सवाल के साथ शुरू करते हैं कि वाई इक्वेटर, वाई इक्वेटर फाउंड एट लो प्रेशर। इक्वेटर जो है वो लो प्रेशर पर फाउंड क्यों होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। कहता है कि इक्वेटर इज दैट रीजन वेयर सन रेडिएशन गेट डायरेक्टली, दैट्स व्हाई इक्वेटर टेम्परेचर इज मोर एंड वेरी हॉट। शुरू में याद कीजिए जब स्टार्ट किए थे लैटिट्यूड, जब लैटिट्यूड जब टॉपिक स्टार्ट किए तो वहां पर हम बताए थे कि जब इक्वेटर पर सूर्य की किरणें, सन रेज जब डायरेक्टली क्या करती है, फॉल करने का काम करती है, तो वहां का इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा गर्म हो जाता है। आगे, इक्वेटर है मोर टेम्परेचर। इक्वेटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, ऑब्वियस बात है। दैट्स व्हाई इट्स अपर एयर बिकम हॉट। अभी हम बताएं कि जब जमीन से ऊपर बहने वाली हवाएं क्या होती हैं, अगर जमीन गर्म है तो उसके ऊपर बहने वाली हवाएं क्या होती है, गर्म हो जाती है। दिस हॉट एयर गोज अप, और जब वो गर्म होती है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है एंड मेक इक्वेटर लो प्रेशर, और इक्वेटर को किस में कन्वर्ट कर देती है, लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपना घर का एग्जाम्पल। हम लोग देखे होंगे घर में भी रोज खाना बनता है तो हम लोग देखते हैं प्रेशर कुकर को। चावल बना दिए हम लोग प्रेशर कुकर में, और हम लोग क्या करते हैं, उसका गैस निकालने का काम करते हैं। तो देखते हैं जैसे जैसे गैस निकलते जाता है बाहर की तरफ, वैसे वैसे क्या होता है, नीचे पका हुआ खाना धीरे धीरे ठंडा होते चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रेशर कुकर, कि जैसे जैसे हवा क्या हो रहा है, गैस जो है वो बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रेशर कुकर ठंडा होते चला जाएगा। तो उसी प्रकार इसको हम लोग किससे इक्विवेलेंट करेंगे, रिलेट करेंगे, तो इक्वेटर से रिलेट करेंगे। जैसे जैसे इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर पर बहने वाली ऊपर से हवाएं जैसे जैसे गर्म होकर के ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वैसे वैसे इक्वेटर क्या क्रिएट करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है। तो इस बात को याद रखना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक बच्चा यहाँ पे सवाल पूछा कि व्हाई डज ट्रेड विंड बिकम अ कर्व एट द इक्वेटर। अब सर ये ट्रेड विंड क्या होता है, पहले तो ये हमको बताइए कि ये हवा जो ट्रेड ट्रेड व्यापार, ट्रेड का मतलब तो व्यापार हो गया सर, बिजनेस हो गया। इस विंड का नाम ट्रेड कैसे पड़ा, तो एक छोटा सा कहानी के साथ खत्म करेंगे इसको। इस ट्रेड विंड को कहने का मतलब बच्चा हुआ कि जब आज से पहले, जब हमारे पास उतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, हम लोग पुराने और ओल्ड टेक्नोलॉजी पे जब हम लोग काम करते थे, तो जो शिप हुआ करती थी वो हवाओं के द्वारा क्या होता था, समुद्र में चलने का काम करता था। तो
जब बड़े बड़े शिप क्या करते थे, व्यापार करने के लिए जब समुद्र से एक देश से दूसरे देश को जब जाते थे, तो हवाओं के मदद से अपने शिप को क्या करते थे, आगे बढ़ाने का काम करते थे। तब से उसका नाम क्या पड़ गया, विंड का, ट्रेड विंड। अब यहाँ से सवाल आता है कि व्हाई डज ट्रेड विंड बिकम अ कर्व एट द इक्वेटर, मतलब यहाँ समझिए, ये आपका मान लीजिए सर्कल हो गया, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। अब सवाल आया कि जब सर इधर से जो पोल से, हम शुरू में बताए कि पोल से जब हवा चलता है तो किधर को बढ़ता है, तो बढ़ता है आपका इक्वेटर के तरफ। तो बोला कि हवा तो ठीक है, सीधा आ रही है, लेकिन जैसे ही इक्वेटर के पास आती है वो कर्व हो जाती है। यहां से भी जैसे ही हवा आएगी वो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ये सर कर्व क्यों हो जाता है, यही सवाल आपसे पूछा। तो ये कर्व होता है कोरियोलिस फोर्स के द्वारा। क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स के द्वारा, के कारण होता है कोरियोलिस फोर्स, जिसके वजह से जो ट्रेड विंड है वो इक्वेटर पर जाते जाते कर्व हो जाता है। अब ये सर कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये फोर्स तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं सर, ये चैप्टर जो है फिजिक्स में आता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स ये क्या कर रहा है यहाँ पर, तो बच्चों कहता है कि द फोर्स इज कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। जब अर्थ रोटेशन के द्वारा, जब अर्थ रोटेट करता है, इसके वजह से कोरियोलिस फोर्स क्रिएट होता है। और हम जानते हैं कि जो अर्थ रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट के तरफ मूव करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या होगा, जब हम नॉर्थ पोल पे खड़ा रहेंगे, अब ये समझिएगा, अब देखिए हम इधर बनाए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। फिर से यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में देखिए, अब मान लीजिए हम नॉर्थ पोल पर खड़े हैं, तो ये जो हवा है वो आते आते डिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होती है, राइट का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट का साउदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्ट करती है। मतलब नॉर्थ में पोल पे हम खड़े हैं तो किधर डिफ्लेक्ट करेगी, राइट के तरफ। किधर डिफ्लेक्ट करेगी, राइट के तरफ। और साउथ पोल पे अगर हम खड़े हैं तो किधर डिफ्लेक्ट करेगी, नॉर्थ के तरफ। किधर डिफ्लेक्ट करेगी, साउथ के तरफ। तो साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करता है विंड। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लिखा इस पिक्चर में भी लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, डेट इज कॉल्ड द फेरल्स लॉ। इसको फेरल्स लॉ भी जाना जाता है। और ये कहता है कि ड्राई विंड नेवर ब्रिंग मॉनसून विथ देम। हम जानते हैं जब सूखी हवा बहती है, गर्म हवा बहती है, तो वो अपने साथ कभी भी बारिश लेकर के चलती नहीं है। क्योंकि बच्चों बारिश तो होने के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता है, और जब तक हवा में मॉइस्चर क्रिएट नहीं होगा तब तक बारिश नहीं होगी। इस चीज को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों अपर एयर सर्कुलेशन। क्या होता है सर, इसको समझते हैं। पहला सवाल बोला कि व्हाट इज अपर एयर सर्कुलेशन, तो कहता है कि अपर एयर सर्कुलेशन रेफर्स टू स्ट्रीम ऑफ एयर दैट फ्लो एट द हायर एल्टीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेयर। अपर एयर सर्कुलेशन होता है जो एटमॉस्फेयर के हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है, फ्लो करने का काम करता है, उसी को हम लोग अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि सर एटमॉस्फेयर के ऊपर, डेट मीन्स ये देखिए, ये मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या होता है बच्चों, ट्रोपोस्फेयर होता है। और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो कहता है कि अपर एयर सर्कुलेशन कहाँ फ्लो करता है, अपर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाईएस्ट
एल्टीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के हायर एल्टीट्यूड पर क्या करता है, फ्लो करने का काम करता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। आगे बोला कि दे फ्लो at the top of the troposphere and generally blow in westerly direction। कहता है कि ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर फ्लो करता है। ये देखिए, ये ट्रोपोस्फेयर है, समझिए इसको, ये आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, इसके ऊपर हवाएं बहने का काम करती हैं। कौन सी हवाएं, अपर एयर सर्कुलेशन। और ये किधर को बहती हैं, तो वेस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ से बहती, जनरली ब्लू इन वेस्टर्ली डायरेक्शन। ये हो गया ना आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो किधर बहेंगी ये, इस साइड में, किधर, वेस्टर्ली साइड में। किधर बहेंगी, वेस्टर्ली साइड के तरफ बहेंगी। आगे, द फेरल्स, हेडली एंड पोलर सर्कुलेशन आर एसोसिएटेड विद अपर एयर सर्कुलेशन। ये बच्चों किताब में नहीं दिया हुआ है, ये जो पॉइंट अभी हम बोल दिए ये किताब में नहीं है। तो याद रखिएगा, अपर एयर सर्कुलेशन को और 3 नाम से भी हम लोग जानते हैं। फेरल के नाम से जानते हैं, हेड हेडली के नाम से जानते हैं, या फिर पोलर सर्कुलेशन के भी नाम से हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आ सकता है कि डिफाइन हेडली, डिफाइन फेरल, या डिफाइन पोलर सर्कुलेशन। तो इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ है जेट स्ट्रीम। तो आशा करते हैं कि अपर एयर सर्कुलेशन तक तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हमसे कमेंट में बात करें, हम कमेंट में आपको बता देंगे, इस चीज का सॉल्यूशन हम दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम। अब सर ये जेट स्ट्रीम क्या हो गया, तो पढ़ते हैं कि the jet stream is a geostrophic wind that blow horizontally through the upper troposphere from west to east। चलिए, फिर यहाँ पे बात होता है कि चलिए, एक चीज थोड़ा सा बच गया था पिछला टॉपिक में, उसके बाद जेट स्ट्रीम को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर एक बनाए थे, ये क्या कहता है सर, तो ये देखिए, हम इसको ग्राउंड मान लेंगे, अपर एयर सर्कुलेशन ये ग्राउंड है। जब ग्राउंड क्या है, गर्म है, और इसके ऊपर जो हवा चल रही है वो क्या है, ठंडी है, और वो गर्म के, वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आने की वजह से हवाएं क्या हो जा रही हैं, गर्म हो रही है। और अभी हम बताएं पिछला स्लाइड में कि जब हवा गर्म हो जाती है तो किधर की तरफ बढ़ती है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़े तो उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। तो याद रखिएगा, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। फिर वो कुछ दूर पर जाकर क्या होती है, एक तरफ मुड़ जाती है, एक तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। जब वो मुड़ जाती है तो हम लोग उसको एडवेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहने का काम करते हैं। और बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये रेगुलरिटी पर चलते रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। फिर ये जो ये कन्वेक्शन है ये एडवेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ एक कन्वेक्शन आएगा, फिर एक एडवेक्शन आएगा। तो मतलब ये सर्कुलेशन जो एयर, अपर एयर सर्कुलेशन है, ये कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। तो ये अपर एयर सर्कुलेशन का फाइनल टॉपिक था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जेट स्ट्रीम में। तो जेट स्ट्रीम क्या कहता है, तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये भी बच्चों आपका, जेट स्ट्रीम जो है ये आपका बेसिकली ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, हम बताएं ना अभी, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ही ये भी बहता है। जेट स्ट्रीम जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ही बहता है। यहां तक समझ में आया ना, थ्रू द अपर ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। किधर, ये समझिएगा, वेस्ट ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहता है, न कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो याद रखना है कि जो जेट स्ट्रीम है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, कहां पर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बहेगी। और डायरेक्शन क्या होगा, तो वेस्ट से ईस्ट होगा। किस हाइट पर सर,
तो हाइट में अगर हम मीटर में बात करें बच्चों, तो मीटर में ये हो जाएगा आपका 12,000 मीटर। कितना? 12,000 मीटर। मतलब ट्रोपोस्फियर कितना पर है? ट्रोपोस्फियर 12,000 मीटर पर है। याद है ना? याद रहेगा कि ट्रोपोस्फियर जो है कितना मीटर पे है? 12,000 मीटर पे। और अगर फीट पे बात करें तो 20,000 टू 50,000 फीट के बिटवीन में आता है। अब वो कहीं पर भी आ सकता है। 20,000 फीट, 21,000 फीट, 25,000 फीट, 28,000 फीट, कहीं पर भी आ सकता है। अगर मीटर में ही अगर हम बात करें तो 12,000 फीट होता है। कोई दिक्कत पहला पॉइंट में? अगला पॉइंट समझते हैं। जेट स्ट्रीम फॉर्म व्हेन एयर मासेस ऑफ वेरिंग टेम्परेचर कोलाइड। जेट स्ट्रीम कब बनता है? तो जब एयर मासेस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? कोलाइड कर जाता है। क्या होता है? कोलाइड करता है, तब जेट स्ट्रीम क्रिएट होता है। अगला अगला टॉपिक है, पॉइंट है कि एज अ रिजल्ट वेयर द जेट स्ट्रीम फॉर्म आर टाइपिकली डिटरमाइंड बाय सरफेस टेम्परेचर। याद रखना है कि जेट स्ट्रीम किससे डिटरमाइन किया जाता है? तो सरफेस टेम्परेचर से डिटरमाइन किया जाता है। अगला बोला कि द स्पीड ऑफ द विंड inside the jet stream increases with the magnitude of the temperature difference। बोलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर में डिफरेंस आते जाएगा, वैसे वैसे जेट स्ट्रीम का स्पीड भी क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। एक बात एकदम दिमाग में रख लेना है कि टेम्परेचर में जैसे जैसे डिफरेंस आते चला जाएगा, वैसे वैसे जेट स्ट्रीम का स्पीड भी इंक्रीज करते चला जाएगा। अगला बोला कि जेट स्ट्रीम रन फ्रॉम 20 डिग्री लैटिट्यूड टू द पोल इन बोथ हेमिस्फेयर। याद रखिएगा कि जेट स्ट्रीम जो है वो लैटिट्यूड का 20 डिग्री से क्या होता है? रन करता है। और कहां से कहां जाता है? तो दोनों पोल के में ये क्या होता है? चलने का काम करता है। विंड जो है ब्लो करने का काम करता है। आते हैं अगला स्लाइड पे। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अगला बोला कि ये जेट स्ट्रीम क्या होता है, थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं। तो बोला कि जेट स्ट्रीम इज द फास्ट फास्ट मूविंग विंड इन अ नैरो जोन इन द अपर एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर के ऊपर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के रेंज में क्या होता है? फास्ट मूविंग विंड। ये जो इसका स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लमसम अगर इसको हम बोले तो 120 किलोमीटर से लेकर के 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या होता है? ये ब्लो करने का काम करता है। एकदम याद रखना है। अगला बोला कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हेल्प इन द अराइवल ऑफ मानसून causes and effect relation between withdrawal of westerly jet stream and shift of ITCZ। कहता है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मॉनसून लाने का काम करता है। कैसे? अब देखिए, ये भारत के निचला भाग, ये आपका हो गया। इधर आपका वाटर पड़ गया वेस्ट में। वेस्ट में क्या पड़ गया? वाटर पड़ गया। और अगर नॉर्थ साइड में बात करें तो इधर लैंड है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से विंड चलेगा, यहाँ से विंड चलेगा और क्या होगा? अपने साथ मॉइस्चर लेकर के जाएगा। किधर? नॉर्थ साइड में। और नॉर्थ साइड में ये क्या करेगा? बारिश कराने का काम करेगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है किधर को ब्लो कर रहा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो कर रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अब हम लोग अगला स्लाइड में। चलिए अगला स्लाइड पे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन को देखते हैं। जेट स्ट्रीम आर नैरो बैंड दैट अकर एट हाई एल्टीट्यूड क्लोज टू द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर। अभी हम बता दिए
कि ये कहाँ पर बनता है, तो ट्रोपोस्फेयर पे बनता है। दे हैव अ समर टाइम स्पीड ऑफ अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर। समर मतलब गर्मी के समय में इसका स्पीड 110 किलोमीटर होता पर आवर होता है। वहीं पर अगर हम विंटर टाइम की स्पीड का बात करें तो ये 180 180 किलोमीटर पर आवर होता है। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। द जेट स्ट्रीम स्पीड डिक्रीजेज रेडियली आउटवर्ड। और उसके आउटवर्ड में कहने का मतलब कि ट्रोपोस्फेयर के नीचे या ट्रोपोस्फेयर के और ऊपर चले जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, जेट जेट स्ट्रीम का स्पीड भी डिक्रीज होते चला जाता है। दे हैव अ विड्थ ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर एंड डेप्थ ऑफ 2 to 5 किलोमीटर। मतलब कि ये इसका जो वाइट होता है ना, इस हवा का, ये जेट स्ट्रीम का जो वाइट होता है बच्चों, वो 100 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है। और इसकी गहराई जो होती है, डेप्थ होती है, ये देखिए ये जो डेप्थ लिखा हुआ है, ये जो होता है 2 to 5 किलोमीटर तक होता है। तो सोचिए जेट स्ट्रीम कितना भयंकर होता है। जेट स्ट्रीम फ्लो डायरेक्शन इजंट नेसेसरली स्ट्रेट। जेट स्ट्रीम कभी भी स्ट्रेट वे में नहीं चलता है। ये देखिए अभी, ये देखिए ये स्ट्रेट में नहीं बह रहा है, ये कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर आएगा। तो इस बात को दिमाग से निकाल देना है कि जेट स्ट्रीम एकदम स्ट्रेट वे में बहेगा नहीं, ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। तो जेट स्ट्रीम कभी भी स्ट्रेट वे में फ्लो नहीं करता है। इसका कारण क्या है? जेट स्ट्रीम का फ्लो होने का कारण सन है। सन इज फॉलोड बाय जेट स्ट्रीम। अगला पॉइंट बोला, दिस इंडिकेट दैट द एवरेज जेट स्ट्रीम लैटिट्यूड मूव्स पोलवार्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंग एज द सन राइजेज हायर ईच डे। कहता है कि स्प्रिंग सीजन के समय में जो जेट स्ट्रीम है वो पोल की तरफ क्या होता है, फ्लो करता है। एज द सन राइजेज हायर ईच डे। और जो सूरज है वो हर दिन इसके ऊपर क्या होता है, राइज करने का काम करता है। एज ऑटम ड्रो नियर एंड द एवरेज लैटिट्यूड ऑफ द जेट स्ट्रीम शिफ्ट टुवर्ड द इक्वेटर, द सन हाइट डिक्रीजेस। ऑटम सीजन में जो ये क्या होता है, जेट स्ट्रीम ये इक्वेटर के नजदीक से निकलता है। कहां से निकलेगा? इक्वेटर के नजदीक से निकलता है, जिस वजह से जो सन का हाइट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। jet stream flow along the southern slope of the Himalaya in the winter and shift northward in the summer। कहता है जो जेट स्ट्रीम है वो ठंडा के समय में, विंटर के समय में साउदर्न हिमालय में बहता है और समर सीजन में नॉर्थ वार्ड में शिफ्ट कर जाता है, फ्लोइंग अलोंग द हिमालयन एज अर्ली जून। और जून के समय में आसपास, जून में अगर देख लिया जाए तो ये हिमालय एज में ये बहने का काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बोलता है, इट क्रिएट वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इन द रीजन ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहता है, अब समझिएगा बच्चों, कि जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस लाने का काम करता है। वेस्ट में जो साइक्लोन आते हैं, वेस्ट में जो साइक्लोन आते हैं वो किसके वजह से आते हैं? तो जेट स्ट्रीम के वजह से आते हैं। और उसी के साथ ये क्या लेकर के आता है? बहुत ही ज्यादा मानसून लाने का काम करता है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट ब्लो नॉर्थ ऑफ द हिमालय इन समर। अब ये बात हम फिर बता ही दिए हैं कि समर के सीजन में ये नॉर्थवार्ड में क्या होता है, बहने का काम करता है। वेस्टर्ली जेट ब्लो नॉर्थवार्ड, वेस्टर्ली टू नॉर्थवार्ड में ये बहने का काम करता है। अब बच्चों अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। अब देखिए एक मैप है, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसका जो रेंज है वो कहाँ से शुरू होता है? तिब्बतन प्लेट्यू से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? तिब्बतन प्लेट्यू से शुरू होता है। कौन सा स्ट्रीम? तो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ से ओरिजिनेट करता है? तो तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट करता है। और वो किधर की तरफ जाता है? वो आपका वेस्ट की तरफ जाता है। किधर की तरफ जाएगा? वेस्ट की तरफ जाएगा। फिर किधर की तरफ जाएगा? तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। और
ये क्या होता है, ये भी स्कैटर करते चला जाता है, हर जगह हर कोने में चला जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, तो तिब्बतन प्लेट्यू से होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट टॉपिक क्या बोला, चलिए बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। बने रहिए। लाइक द video, subscribe the video. If you are not subscribed yet, you should subscribe the video and watch it regularly to clear your concept on the climate. Thank you.